बच्चों काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद अगला टॉपिक उस थ्योरी के कुछ पॉइंट से रिलेटेड है। अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। क्या है टॉपिक? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से इसकी शुरुआत करते हैं। आपने पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं। ऐसा करते हुए एक गैस का मॉलिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करता है, दूसरा उसको गेन कर लेता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गैस मॉलिक्यूल्स के लिए सेम रहती है एट द सेम टेम्परेचर। एक ने लूज किया, दूसरे ने गेन किया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम रही एट सेम टेम्परेचर। इसको ऑब्जर्व करते हुए बच्चों दो साइंटिस्ट हुए, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने एक ग्राफ बनाया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल में से कुछ मॉलिक्यूल लेके फ्रैक्शन वर्सेज उनकी मॉलिक्यूलर स्पीड का। उस ग्राफ को ही क्या बोलते हैं हम? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पहले इतनी बात लिखते हैं और ग्राफ बनाते हैं। क्या बोला मैंने? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, गैस के मॉलिक्यूल्स colloid with each other and also with the wall of container. Due to परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से क्या बोल देंगे? वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, गैस का एक मॉलिक्यूल क्या करेगा? लूज करेगा अपनी काइनेटिक एनर्जी को, और दूसरा मॉलिक्यूल एंड अनदर मॉलिक्यूल क्या कर लेगा? गेन करेगा उस काइनेटिक एनर्जी को, गेन्स दिस काइनेटिक एनर्जी। ऐसा होने की वजह से एज ए रिजल्ट ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स का क्या रहेगा? सेम रहता है। ठीक है, रिमेन सेम एट सेम टेम्परेचर, या बेटा टेम्परेचर नहीं बदलना है, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, दो साइंटिस्ट हुए, क्या क्या नाम बताया मैंने? मैक्सवेल, ये लिखा भी है नाम ऊपर, एंड बोल्ट्जमैन। ऑब्जर्व दिस, इसको ऑब्जर्व किया, एंड प्लॉट ए ग्राफ ऑफ, प्लॉट मतलब बनाना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल में से कुछ मॉलिक्यूल्स पे इस बात को स्टडी किया। ग्राफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डेल्टा एन बाई एन, एन टोटल मॉलिक्यूल्स, डेल्टा एन उनमें से जितने लिए, वर्सेज किसके साथ? देयर मॉलिक्यूलर स्पीड, उनकी मॉलिक्यूलर स्पीड का ग्राफ बनाया अलग अलग टेम्परेचर्स। बोलो ना टेम्परेचर सेम है, बदले तो कांस्टेंट है, अगर बदल जाए तो क्या होगा? एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो बच्चों पहले ग्राफ ही बनाते हैं, फिर ग्राफ देखते हैं बच्चों।
इस ऊपर वाली एक्सिस पे ले लेंगे हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को डेल्टा n बाई n। ऊपर चलेंगे तो ऐसे इंक्रीज होंगे ये। यहाँ ले लेंगे उनकी स्पीड, मॉलिक्यूलर स्पीड। लेफ़्ट टू राइट चलने पर ये इंक्रीज होगी। ऐसे कुछ ऑब्जर्व होता है। ये मान लो टेम्परेचर T1 है, T1 पे, और ये दूसरे वाला कर्व जो है टेम्परेचर T2 पे, और जो ये स्पीड है इस पे, इसको बोला गया है बच्चों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ में जो जो बातें उन्हीं को लिखना है। पहली बात बच्चों समझ में आती है, ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, या आप देखें जिनकी स्पीड बहुत कम है। दोबारा से समझाता हूँ। अब इधर चलें तो स्पीड बढ़ रही है इधर आगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है या जिनकी स्पीड कम है, ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बहुत कम है। आप देख लें कम वाले भी फ्रैक्शन कम है और ज़्यादा वालों को भी क्या फ्रैक्शन कम है। तो पहली बात, फ्रैक्शन ऑफ molecules with very low speed and with very high speed, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हो जिनकी, क्या है वो कम है। एक बात। मैक्सिमम फ्रैक्शन देखें, मैक्सिमम मतलब आप फ्रैक्शन ऊपर बढ़ रहा है ना, देखो ये रहा, ये कर्व है ये। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उसको बोला हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड का नाम क्या है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। स्पीड possessed by maximum fraction of molecules is called, लिखा भी बेटा मैंने, देखो यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। स्पीड को बच्चों अल्फा से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। और ये स्पीड कहाँ होती है? बिल्कुल पीक ऑफ द कर्व पे। रिप्रेजेंट करना हो तो बिल्कुल पीक ऑफ द कर्व। ये भी लिख लेते हैं, इट इज एट द पीक ऑफ द कर्व। बहुत कम स्पीड वाले, मैंने बोला पहला पॉइंट, बहुत ज़्यादा स्पीड वाला फ्रैक्शन कम है। मैक्सिमम गैस मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन की स्पीड को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। पीक ऑफ कर्व पे होता है, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। यहाँ बच्चों टेम्परेचर है T2 बड़ा है T1 से, तो क्या बोलेंगे बच्चों? टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पीड क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होती जाती है, और इंक्रीज होते होते स्पीड अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है। ये भी लिख लेंगे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स with high speed increases, क्या होगी? इंक्रीज होती जाती है। अगली बात, मान लो बेटा इंक्रीज होते होते मैक्सिमम चली गई, अगर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा।
कर्व राइट में शिफ्ट होने का मतलब ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड ज़्यादा हो क्या होंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड ज़्यादा होगी और टेम्परेचर बढ़ाने से वो कम होने शुरू हो जाएंगे। और जो ग्राफ है, जो कर्व है बेटा, वो क्या हो जाएगा, ऐसे फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। अगली ऑब्जर्वेशन ये लिख देंगे, विद फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर आगे बढ़ाने से ग्राफ शिफ्ट हुआ राइट में, टुवार्ड्स राइट, आप देख सकते हैं उसमें ये वाला राइट, एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद हायर स्पीड, हायर स्पीड, ये क्या होगा देखें, ये फ्रैक्शन घटा, यहाँ भी घटा, डिक्रीज, एंड ग्राफ क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, सीधी लाइन आ जाएगी। बिल्कुल बेटा, ऐसे ग्राफ क्या हो जाता है, इधर फ्लैट हो जाता है, एंड ग्राफ बिकम्स फ्लैट। तो क्या क्या बताया, 3-4 बातों को मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्या होगा कि मैक्सिमम फ्रैक्शन की जो स्पीड होगी, पहले स्पीड बढ़ेगी और अपने पिक पे चली जाएगी। ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे जिनकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। या इससे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं, बिल्कुल। ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बहुत कम या बहुत ज़्यादा है, ऐसा फ्रैक्शन बहुत कम है। टेम्परेचर के साथ स्पीड बढ़ेगी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगी जिनकी स्पीड ज़्यादा होगी। ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे जिनकी स्पीड ज़्यादा होगी टेम्परेचर के साथ, और मैक्सिमम स्पीड पे चले जाएंगे, उसका नाम होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अल्फ़ा से इसको डिनोट करते हैं। अगर आगे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हाई स्पीड के साथ कम होने शुरू हो जाएंगे और ग्राफ क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, +2 में भी काम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक है बच्चों टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, गैस मॉलिक्यूल्स की अलग अलग स्पीड। पहले टाइप की स्पीड है बच्चों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अभी अभी आपने पढ़ाई, अल्फा से डिनोट करते हैं। नाम ये ना, मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोबेबल जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है स्पीड के, क्या बोलेंगे, इट इज़ स्पीड पोजेस बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के मैक्सिमम फ्रैक्शन, जितने टोटल मॉलिक्यूल हैं उनमें से मैक्सिमम गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल गैस के मॉलिक्यूल्स में से बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी, उस स्पीड का नाम क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मान लिया बेटा गैस के 10 मॉलिक्यूल हैं तो 8, 9 ऐसे मैक्सिमम से मैक्सिमम गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड का नाम क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड शो करने की प्रोबेबिलिटी होगी। बोल देंगे इट इज स्पीड पोजेस बाई मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। दूसरा है बच्चों एवरेज स्पीड, v के ऊपर बार लगा देंगे, नाम है ना एवरेज। इट इज एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। मान लिया बच्चों गैस के 5 मॉलिक्यूल है, सबकी स्पीड लिख दी, 5 मॉलिक्यूल है 5 से डिवाइड कर दिया, सबकी अलग अलग स्पीड लिख दी, 5 मॉलिक्यूल है 5 से डिवाइड कर दिया, जो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी उसका नाम क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। तो इट इज एवरेज ऑफ
स्पीड ऑफ all the molecules of gas, all the molecules of gas। जैसे मैंने कहा बच्चों, मान लिया लेट आपके पास 5 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एवरेज स्पीड ऐसे, पहले की स्पीड मान ली v1 है, दूसरे के लिए बच्चों v2 है, फिर v3 है, v4 है, v5 है, टोटल 5 है ना, 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगी। थर्ड आता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। नाम से समझ आता है, रूट भी, मीन भी और स्क्वायर भी। मतलब क्या है, एवरेज स्पीड का स्क्वायर करके रूट ले लो, एवरेज स्पीड का स्क्वायर करना और रूट ले लेना, फिर जो स्पीड आ जाएगी उसका नाम है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। लिखते हैं, इट इज स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो बेटा ऊपर वाला ही मान लिया, ऐसे 5 गैस के मॉलिक्यूल हैं, उनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैसे बताएंगे। पहले की स्पीड का स्क्वायर, दूसरे मॉलिक्यूल की गैस का स्पीड का स्क्वायर, तीसरे की स्पीड का स्क्वायर, चौथे की स्पीड का स्क्वायर, पांचवे की स्पीड का स्क्वायर, पांचों से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा, फिर इसका क्या कर लो, रूट ले लो। ये ऐसे समझ लो, पहले रूट सबका एवरेज निकाल दिया, v1 v2 v3 v4 v5, 5 से डिवाइड किया, स्पीड का स्क्वायर कर दिया, फिर उसका रूट ले लिया। इनको कैलकुलेट करने का अलग से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बच्चों 3RT/m, पूरे का रूट। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, m गैस का मोलिकुलर मास। एवरेज स्पीड को भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बच्चों 8RT/m। और ऐसे बच्चों RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड को कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला होता है अलग से, इसके अलावा 2RT/m होता है। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। पहले बच्चों सिलेबस में इन तीनों का रिलेशन भी होता था, अब वो नहीं है, जस्ट क्या है इतना ही अभी क्या है सिलेबस में है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद उससे रिलेटेड आपने पढ़ा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, फिर मॉलिक्यूलर स्पीड गैस की। अब बेटा वैसे ही उससे रिलेटेड अगली चीज़ है काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन। इक्वेशन है क्या, PV = 1/3 mnu का स्क्वायर। P आपको पता ही है बच्चों, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर। V हो गया बच्चों क्या, V4 वॉल्यूम। M क्या हो गया बच्चों, स्मॉल m, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ए गैस के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल का मास। n हो गए नंबर, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। u क्या होगी बच्चों, गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड या वेलोसिटी, जो बोलना हो, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई इस काइनेटिक गैस इक्वेशन का क्या यूज है, कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन का यूज करके हम जो अलग अलग गैसियस लॉ आपने पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उनका डेरिवेशन करवा सकते हैं। लिखते हैं, इट इज
यूज टू डिराइव वेरियस गैसियस लॉज। अभी आपको डिराइव करके ही बताते हैं कि अलग अलग गैसियस लॉ का डेरिवेशन इससे कैसे हो सकता है। शुरुआत करेंगे डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ से। तो बच्चों शुरुआत करेंगे कहाँ से? डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ से। तो बॉयल्स लॉ को थोड़ा याद भी कर लेते हैं ताकि अपने को डेरिवेशन करने में आसानी रहेगी। बॉयल्स लॉ कहता है ना कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो किसी भी गैस का वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के। मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इस बात को बच्चों प्रूफ करना है। इक्वेशन लिख के स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। आपने पढ़ा बच्चों PV इक्वल टू 1/3 MnU स्क्वायर काइनेटिक गैस इक्वेशन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा बदल के, क्या? 1/3 कैपिटल MU का स्क्वायर। देखें ये बच्चों एक गैस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है, एन टोटल नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो एक के मास को टोटल मॉलिक्यूल से टोटल मॉलिक्यूल्स के नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक गैस के मॉलिक्यूलर मास को टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? यहाँ जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन सबका टोटल मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि इसका आगे भी इसका यूज होगा बार बार। m कहाँ से है? स्मॉल m इंटू n से। क्या है ये? गैस मॉलिक्यूल्स का टोटल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? इस हिस्से को राइट साइड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ही क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या करना है इसको बच्चों? डिवाइड कर दिया। ठीक है यहाँ तक? हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता ना, वही है, v की जगह u लिखा हुआ है। तो 2/3 इक्वल टू क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। आपको कल पढ़ाया था मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। सोल्व करेंगे और तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट के लग जाएगा, के इंटू टी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रख दूंगा मैं, उसकी जगह रख दूंगा के इंटू टी। के कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, टी हो गया बच्चों टेम्परेचर। तो यहाँ तक आ गया PV इक्वल टू 2/3 के इंटू टी। अब यहाँ से सोचें आप, 2/3 कांस्टेंट है, के प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। तो बच्चों क्या बोल सकते हैं? अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, जो ये T है, अगर इसको हम कांस्टेंट मान लें तो क्या बोल सकते हैं? PV इक्वल टू क्या आ जाएगा? पूरा कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये तो बॉयल्स लॉ था ना डेफिनेशन में, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए मैंने क्या बताया है, के प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है, 2/3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, हम टी को भी कांस्टेंट मान लें तो PV इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? कांस्टेंट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो बॉयल्स लॉ है। ये और बदल लेते हैं इसको, मान लीजिए इसको बदलना है तो V निकालना तो क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट बाई, सिंपल सी बात है, P। कांस्टेंट हटा दिया बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया, तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या कंडीशन थी यहाँ पे बच्चों? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही बॉयल्स लॉ है कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ऐसे बच्चों हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए बॉयल्स लॉ का डेरिवेशन करा सकते हैं। अगला डेरिवेशन देखते हैं चार्ल्स लॉ का। तो थोड़ा सा चार्ल्स लॉ को डेराइव करने से पहले याद भी करते हैं। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसमें क्या कांस्टेंट होगा बच्चों? प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
यानी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों टेम्परेचर के। इस बात को प्रूव करना है। शुरुआत करते हैं इक्वेशन को लिख करके, पी वी इक्वल टू 1/3 स्मॉल m n u का स्क्वायर। वही बच्चों पुरानी बात, m एक गैस का मोलिकुलर मास है, n गैस के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल के मोलिकुलर मास को टोटल मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका टोटल मॉलिकुलर मास आ जाएगा। ये काम पूरा। चलें जी, 1/3 m कैपिटल M U स्क्वायर को वही जैसे इससे पहले किया था बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से डिवाइड कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, कर दिया जी। हाफ mv स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, लिख दिया। फिर अभी अभी पढ़ाया था ना आपको, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये वाला फॉर्मूला बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में T। और सोल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू K इंटू T। इस बात को यहाँ रख दें आप। तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी की जगह आ गया K इंटू T। ये बच्चों PV चल ही रहा है, ठीक है। फिर वही बात, 2/3 कांस्टेंट है, K प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, और अपनी तरफ से मान लिया बच्चों, कंडीशन मान ली कि अगर क्या है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। अगर प्रेशर भी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये तो चार्ल्स लॉ है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। तो यहाँ से बच्चों इसे हमने चार्ल्स लॉ का डेरिवेशन भी पढ़ लिया। अगला डेरिवेशन पढ़ेंगे हम, डेरिवेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों डेरिवेशन समझने से पहले डाल्टन्स लॉ को याद कर लेंगे। डाल्टन ने बोला कि आपके पास एक नॉन रिएक्टिंग गैसेज का मिक्सचर है, तो बच्चों उस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा, उस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। इस बात को फाइंड करना है। मान लिया बेटा आपके पास गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4, तो उनके ऊपर हम डाल्टन्स लॉ लागू करते हैं। पहले गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर निकालना, पार्शियल प्रेशर निकालना, तो ऐसे लगा सकते हैं फॉर्मूला 1/3 ए गैस मॉलिक्यूल का m1 u1 का स्क्वायर अपॉन में जो इसका वॉल्यूम है। ऐसे बच्चों दूसरे गैस के लिए निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल के लिए। हर एक के लिए आप प्रेशर की वैल्यू निकाल लेंगे, सेकंड वाले के लिए निकाल लिया। और ऐसे करते करते बच्चों आपने पांचों गैस मॉलिक्यूल के प्रेशर की वैल्यू को निकाल लिया। और इस पर डाल्टन का लॉ लगा देंगे, पी टोटल कैसे आ जाएगा, सबको जोड़ देंगे ना। 1/3 पहले गैस मॉलिक्यूल जो है उसके प्रेशर की वैल्यू जो आपने फाइंड किया है, ऐसे दूसरे गैस मॉलिक्यूल के प्रेशर की वैल्यू, और ऐसे चलते हुए बच्चों तीसरे, चौथे और पांचवें गैस मॉलिक्यूल के लिए प्रेशर की वैल्यू, फिफ्थ के लिए सबको जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर आपका फाइंड हो जाएगा। ऐसा ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लग जाएगा। ठीक है, समझ आया। सबको जोड़ेंगे पार्शियल प्रेशर, और हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए काइनेटिक गैस इक्वेशन वाले का, यहाँ से हर एक गैस के प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर को क्या करेंगे हम, फाइंड कर लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, सबका सम कर देंगे तो पी टोटल आ जाएगा। यही क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आई बात समझ। अगला बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में एक पॉइंट था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसको भी यहाँ प्रूफ करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन
एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बार, और किसके बीच में बच्चों, टेम्परेचर के बीच में। देखते हैं, शुरुआत वहीं से करनी है, फॉर्मूले से ही। पी वी इक्वल टू काइनेटिक गैस इक्वेशन का फॉर्मूला, पी वी इक्वल टू 1/3 MnU का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा गैस मॉलिक्यूल्स का, लिख लिया। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ आ जाएगा बच्चों हाफ MU स्क्वायर की जगह काइनेटिक एनर्जी आ गया जी। ठीक हो गया। इसको भी थोड़ा बदल लें, 1 मोल गैस के मॉलिक्यूल के लिए PV इक्वल टू RT लिख सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन था ना, PV इक्वल टू nRT। n नंबर ऑफ मोल है, 1 मोल हो तो 1 रख देंगे तो PV इक्वल टू RT आ जाएगा। ये बच्चों यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, R इंटू टी। दोनों साइड को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो, या लिख देंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाई एवोगैड्रो नंबर, करते हैं डिवाइड। RT बाई एवोगैड्रो नंबर याद आपको 6.022 इंटू 10⁻23। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। देखिए बेटा, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों को आपस में अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक नया कांस्टेंट आ जाएगा Z। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड करने के बाद T ऐसे कैसे बच्चों, ये जो नया कांस्टेंट आया Z, इसको बोलते हैं हम, साइंटिस्ट का नाम बताया था ना थोड़े पहले, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, साइंटिस्ट के नाम पे। आगे क्या है, 2/3 लिख दिया जी। काइनेटिक एनर्जी को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसके ऊपर बार लगा देंगे। देखिए बेटा, 2 चेंजेज है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, दोनों कांस्टेंट हैं तो तीसरा कांस्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया। काइनेटिक एनर्जी को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब दिमाग लगाना है बच्चों, Z एक कांस्टेंट है जिसको बोला हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 2/3 भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, फॉर्मूले में आया है। तो सीधे सीधे बोल सकते हैं बच्चों यहाँ से कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो इसका भी हमने यहाँ से क्या कर दिया बच्चों, प्रूफ बता दिया। तो यहाँ तक आपका जो काइनेटिक गैस इक्वेशन और उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बच्चों इसके बाद अगली चीज़ पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस एंड रियल गैस। आइडियल गैस एंड रियल गैस, पहली चीज देखिए बच्चे, नाम ये ना आइडियल गैस, आइडियल का मतलब आदर्श, जो गैस के अंदर चीज़ें होंगी, प्रॉपर्टी होगी, उसको फॉलो करेंगे। जैसे आइडियल स्टूडेंट, आदर्श विद्यार्थी, जो आदर्श विद्यार्थी है उसकी सारी बातें फॉलो करे, रोज़ स्कूल आए, ना किसी में घर जाए, शरारत ना करे, रोज़ का काम रोज़ पूरा करे, है ना। आज की तरह ने विद्यार्थी जो विद्या के अर्थ निकाल दे। आइडियल स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट, आइडियल गैस अच्छी गैस। तो ऐसी गैस जो PV इक्वल टू nRT, इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, वो आइडियल गैस है। प्रैक्टिकली कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है। किसी गैस को आइडियल होना है तो उसके लिए लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर बच्चों और लो प्रेशर होना चाहिए। मतलब आइडियल कब होगा, जब हाई टेम्परेचर होगा तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, लो प्रेशर होगा तो भी गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। तो गैस की पहचान ही होती है ना कि उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, ऐसा इसके बारे में बोलते हैं। तो गैस which follows आइडियल गैस इक्वेशन लिख लेंगे ब्रैकेट में, इससे रिवाइज भी हो जाएगा, PV इक्वल टू nRT। प्रैक्टिकली
नो गैस इज आइडियल। अगली बात लिखेंगे, ए गैस इज आइडियल। आइडियल मतलब जो गैस की बात है कि पार्टिकल दूर दूर होंगे, इसको कहाँ फॉलो करेगा ये, इज आइडियल ओनली एट लो प्रेशर। जब प्रेशर कम हो तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, और जब क्या हो, टेम्परेचर हाई हो तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। अगली बात आती है बच्चों रियल गैस। रियल मतलब जो रियल में गैस है, एक्चुअल में गैस है। तो ऐसी गैस जो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, रियल गैस। रियल में गैस होगी वो इसकी बातों को फॉलो करेगी, कन्वर्ट हो जाती हैं, वाटर में सॉल्युबल होती हैं, वो अपने आइडियल गैस के बिहेवियर से थोड़ा बहुत कम डेविएशन चेंज शो करती हैं। जो गैसें वाटर में सॉल्युबल हैं, आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, वो अपने आइडियल बिहेवियर से कम डेविएशन यानी कम चेंज शो करती हैं, वो आइडियल बिहेवियर शो करेंगी। जो गैसेज बच्चों आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, वो अपने आइडियल गैस के बिहेवियर से लार्ज डेविएशन यानी आइडियल गैस के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा चेंज शो करती हैं, आइडियल गैस के बिहेवियर को फॉलो नहीं करती हैं, बहुत कम फॉलो करती हैं। लिखते हैं, तो ईजिली लिक्विफिएबल, जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, गैसेज एंड वाटर सॉल्युबल गैसेज शो लेस डेविएशन, कम चेंज शो करती हैं, आइडियल बिहेवियर ज़्यादा शो करेंगे, लेस डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी आइडियल बिहेवियर ज़्यादा शो करेंगी, ना शो करने के चांसेस कम है। लेकिन इससे उल्टा, ईजिली जो आसानी से लिक्विड में ना जाए, नो लिक्विफिएबल गैसेज, जो आसानी से लिक्विड में ना जाए और वाटर इनसॉल्युबल हो, शो लार्ज डेविएशन, ज़्यादा चेंज फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी आइडियल बिहेवियर ये कम शो करेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। ये बिहेवियर का डेविएशन कैसे पता लगेगा, ये आगे पढ़ते हैं हम इसको।